रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, कैमूर में ड्रग माफिया शुरू से ही बहुत सक्रिय रहे हैं। उनका अपना एक कार्टेल है और उन्हीं का कार्टेल से पैदा हुए कुछ यहाँ नेता हैं। एक आरोप अशोक सिंह पर ये लग रहा है, लोगों ने कहा कि वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और अपनी देख रेख में ये पूरा करप्शन का रैकेट चला रहे थे, असूली का, रंगदारी का, ये के 47 रख दे, पकड़वा दे। तो ये जो आरोप लगाने वाले जो लोग हैं, कौन है? सम्राट चौधरी ने तो आपको एक बार गिरफ्तार भी कराया था। दलित समाज के लोग को लेके जा रहे थे, हमने बोला तो हमको भी ले लो, छोड़ दो तो हमको भी ले लो। आपके भाई साहब जो एमपी हैं वो कह रहे हैं कि लाठी डंडा से पीटेंगे, क्या करेंगे? तो स्वाभाविक है कि आप ऐसे जब करेंगे तो प्रतिक्रिया तो कार्यकर्ता स्तर पे, आम जनता के स्तर पे तो होगा ही होगा। अरे कह रहे हैं कि पिछले बार 3 जगह मारे थे, इस बार 300 जगह मारेंगे। प्लस क्या किया कि यहाँ के तस्कर माफियाओं ने मिलकर करके सरकारी वकील तक को अपने मन माफिक रखा ताकि उनका बेल आसानी से हो सके। परिवारवाद के चलते आपको टिकट मिला है। हर सरकार में जो मंत्री हैं उनकी अपनी एक हैसियत होती है। एक गांव में प्रचार करने आता है तो 20 घर के टोले में जाता है अपना जात वाला देख करके, और दूसरा जो टोला है दूसरी जाति का, उसके लिए दूसरा मंत्री उसका जाता है वहां पर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। अभी मैं रामगढ़ में हूँ। रामगढ़ में जंग है, लड़ाई है, जबरदस्त लड़ाई है। बिहार में 4 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज। तो आज मैं रामगढ़ में हूं और मेरे साथ हैं राजद के उम्मीदवार अजीत कुमार सिंह। अजीत कुमार इंजीनियर हैं, बीआईटी मिश्रा से इन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है। बहुत दिनों तक नौकरी भी किया इन्होंने, लेकिन नौकरी छोड़ करके कि जनता की सेवा मैं करूंगा, जनता में सेवा करने के लिए इन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं कि रामगढ़ की जंग में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अजीत कुमार सिंह जी, हम आपका न्यूज हाट में स्वागत करते हैं। जी प्रणाम। मैं भी प्रणाम करता हूं आपके न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को। कैसी लड़ाई है आपकी रामगढ़ में? लड़ाई तो हम लोगों की ठीक है, आसान है। पिछले बार से बेहतर स्थिति में हम लोग हैं। विधानसभा की जो हम लोग की 2020 की लड़ाई थी उससे काफी बेहतर स्थिति में है। कैसे बेहतर स्थिति में? अभी तो आपका आवाज लगता है दब रहा है, क्या बात है? तो आवाज तो जहां ऊंचा होना चाहिए वहीं मैं अपनी आवाज को ऊंचा करता हूँ। अच्छा। आपके सामने, आम नागरिक के सामने मैं अपनी आवाज को हरदम नीचा रखता हूँ। अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, सरकार हो, वहां मैं आवाज ऊंचा करता हूँ। तो जहां आवाज ऊंची होनी चाहिए वहीं आवाज में ऊंची करता हूँ। आपको क्यों लोग वोट दें? 15 साल का एक राजनीतिक यात्रा और अनुभव रहा है। लोगों के बीच में रहा हूँ, यहाँ पर निरंतर काम किया हूँ। मेरे स्वभाव से, मेरे कार्यशैली से भली भांति यहाँ के लोग परिचित हैं। अब पूरे इलाके में घूम लीजिएगा, एक भी विरोधी नहीं मिलेगा जो यह कह दे कि नहीं अजीत की कार्यशैली ठीक नहीं हो या अजीत जो है काम को नहीं करते हो, उनके अंदर कर्मठता की कमी हो, ईमानदारी की कमी हो, लगन की कमी हो। मैं विरोधी की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी अपने समर्थकों की बात नहीं कर रहा। तो ये मेरा 15 साल का जो निरंतर तपस्या, और मैं अपनी पीढ़ी का इकलौता नेता हूँ इस राज्य में जो दो दो बार दलित के लिए, किसान के लिए लड़ाई लड़ते हुए मैं जेल यात्रा भी गया। गांधी जी की तर्ज पर जन समस्याओं जो विभिन्न आयाम में होती हैं उन पे मैंने काम किया है। उस पे मेरा एक अनुभव है, मेरी अपनी एक समझ है, स्वतंत्र समझ है, किताबी समझ नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए उपयुक्त हैं, इसलिए मुझे वोट मिलना चाहिए। अच्छा, आप ये क्षेत्र तो 85 से आपके पिताजी के अंडर में रहा, लगभग 2009 तक। उसके बाद उपचुनाव हुआ, फिर राजद के ही हुए। 15 में एक बार भाजपा के पास ये सीट गई थी, जो भाजपा के यहाँ से उम्मीदवार है। तो ज्यादातर समय आपके पिताजी रहे, फिर इस बार 2020 में आपके भाई साहब जीते थे, जो अभी एमपी हो गए, सुधाकर सिंह। तो ऐसा क्या काम बाकी रह गया है रामगढ़ में जिसको आप प्राथमिकता के तौर पर करेंगे? देखिए, पिताजी रह नहीं गए, पिताजी को लोगों ने यहाँ रखा। तो जो सेवा करेगा तो स्वाभाविक है, कौन बढ़िया सेवादार को भगाना चाहता है? सब लोग उसको रखना चाहते हैं। और जो काम और सेवा है वह कोई अस्थाई चीज तो है नहीं कि एक बार कर दिए तो वो परमानेंटली हो गया। वो तो निरंतर समय के साथ ये निरंतर एक प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया में, निरंतर एक प्रक्रिया में पिताजी ने भी सेवा किया, भाई साहब भी जब हुए 3.5 साल रहे और फिर उसके बाद सांसद बने, उन्होंने भी यहाँ निरंतर काम किया।
तो कोई भी जो क्षेत्र है, जनता है, वो अच्छा सेवादार को रखना चाहेगी, वो निरंतर करती रहेगी। अब यहाँ काम जो कह रहे हैं बचा हुआ क्या है, क्या हम कह हाँ, रहे वही हैं मैं जानना चाहता हम हूँ। कह रहे हैं, काम कोई एक आयाम में तो काम है नहीं, बहुयामी होता है, दिशा में काम होता है, विकास का कार्य है, बहुत सारी चीजें हैं। और उसमें जो है 2047 तक इस देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि विकसित राष्ट्र हम बनाएंगे। तो ठीक है, ये उनकी कल्पना, प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, तो ये देश की भी कल्पना है, कोई उनका व्यक्तिगत मसला नहीं रहा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजमान है। तो 2047 का विकसित राष्ट्र का क्या कल्पना है, और उसके अनुपात में विकसित राष्ट्र में विकसित रामगढ़ भी हो, तो उसकी क्या परिकल्पना है, तो एक व्यापक सोच है उसकी। तो हम उस दिशा में बढ़ेंगे, क्यों नहीं। इसमें विकास का कोई स्कोप बचा है क्या? अमेरिका में भी चुनाव हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। सबसे विकसित राष्ट्र इस दुनिया का, जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, वहां भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं के हिसाब से काम होते हैं। आने वाली हमारी जो पीढ़ी और जो भविष्य है, उसको लेकर के, और वर्तमान की जो चुनौतियां, इन सब चीजों को लेकर के अनेकों फ्रंट पे हम बहुत सारा काम कर सकते हैं रामगढ़ में। लेकिन रामगढ़ विधानसभा का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वह बिहार के बाकी विधानसभा के अनुपात से बहुत ही ज्यादा आगे है। और इसके आरोप भी लगते आए हैं कि अब कि भाई जो है, जरूरत से ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो रामगढ़ को प्राप्त होते रहा है। लेकिन चूंकि 20 साल से हमारी सरकार यहाँ नहीं है, तो हम अपने आवश्यकता के हिसाब से हिस्सेदारी खजाना से नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या की जरूरतें पूरी हो रही है, हमारी अपनी बुद्धि हो, हमारी अपनी ताकत हो, जूझने की शक्ति हो, उससे हम यहाँ पे अभी भी तुलनात्मक रूप से बाकी विधानसभाओं से हट करके हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि नई पीढ़ी के बच्चे कैसे आगे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, और उनके लिए कितने सारे संस्थाएं, 4 डिग्री कॉलेज हमारे विधानसभा में है, जबकि सरकार की पॉलिसी एक अनुमंडल में 1 डिग्री कॉलेज की है, पर वो भी पर्याप्त नहीं है। ये भी मैं सुन रखा हूँ और कई जगह अखबारों में भी छपा है कि बीच का जो कालखंड था 15 से 20 का, जो जगदानंद के हाथ से यहाँ के विधायकी निकल गई या वो एमपी हो गए तो फिर एमएलए का चुनाव नहीं लड़े, तो उस कालखंड में आपके रामगढ़ ही नहीं बल्कि कैमूर जिला में ड्रग्स माफिया बहुत सक्रिय हो गए और खासतौर से हीरोइन का बहुत बिजनेस होने लगा। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, हकीकत यह है कि रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, कैमूर में ड्रग माफिया शुरू से ही बहुत सक्रिय रहे हैं। उनका अपना एक कार्टेल है, और उन्हीं का कार्टेल से पैदा हुए कुछ यहाँ नेता हैं रामगढ़ के अंदर, जो जो हीरोइन के धंधे में संलिप्त रहे हैं, जिनका परिवार खाना। अब है क्या कि ये नीतीश सरकार में प्रशासन के ऊपर तो हमारा कोई नियंत्रण तो है नहीं। तो पिछले 10 वर्षों में जिन 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 शक्तियों को हम लोगों ने यहाँ से भगाया, बहुत मेहनत करने के बाद खदेड़ा, वो शक्तियाँ जो हैं, फिर से जब उनकी अपनी सरकार बनी, तो वो फिर हावी हुए। और ये जो ड्रग वाला जो मामला है, इसमें भी ये कई तरीके से काम करते हैं। एक तो है कि वो तस्करी करते हैं, लोगों को देते हैं, लेकिन जो इसमें इन्वॉल्व लोगों रहते हैं, जो डायरेक्टली जो तस्कर हैं, वो यहाँ जो आते हैं इस इलाके में, पकड़े जाते हैं। तो ये जब पकड़े जाते हैं, तो कोर्ट में पहले क्या था कि वो बरी नहीं हो पाते थे, उनके ऊपर बहुत तरह की धाराएं थी, केसेस थे। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो समर्थित सरकार है, उसने भी उस मैटर को डाइल्यूट किया तस्कर को लेकर के, कि कितना ग्राम हीरोइन के साथ आप पकड़े जाएंगे तो वो धंधा माना जाएगा या फिर व्यक्तिगत कंजम्पशन का माना जाएगा। तो उसमें भी काफी ढील किया। प्लस क्या किया कि यहाँ के तस्कर माफियाओं ने मिलकर करके सरकारी वकील तक को अपने मन माफिक रखा, ताकि उनका बेल आसानी से हो सके। मैंने कहा कि कई सारे फ्रंट हैं, पुलिस तो यहाँ मत ही पूछिए क्या स्थिति उसकी है। तो ये सब मिल कर करके, और ड्रग माफिया जो है उसके साथ मिल कर करके, और पूरा यहाँ पे तस्करी कर रहे हैं, नए बच्चों को उसके नशे की आदत डाल रहे हैं। हमारी जो नई पीढ़ी है, उसको ये नशेड़ी बना रहे हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो सरकार है यहाँ की, उसमें उसका बड़ा योगदान है। और हम चाहेंगे निश्चित तौर पे, जब प्रशासन जो है, मैंने इसके लिए आप एमएलए, अगर जनता आपको चुनती है तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे? निश्चित रूप से मैं पुलिस से लेकर के सरकारी कार्यालयों पर मेरी दबिश रहेगी। मैं उसी समाजवादी संस्था का मैं प्रोडक्ट हूँ, जहाँ मुझे पता है कि लोगों की भलाई कहाँ होनी है और लोगों के लिए कहाँ लड़ाई लड़नी है। एक आरोप आप पे ये लगता है कि आप परिवारवाद के चलते आपको टिकट मिला है, जगदानंद के पुत्र हैं इसलिए। लेकिन लगाता है, एगो तो पहले बहुजन समाज पार्टी वाला लगाता है, और 2010 में जब बीजेपी से टिकट लेके सुधाकर भाई आए, हम लोग उनको हराए,
तो उसी दिन हम परिवारवादी होते तो परिवारवाद कर दिए होते तो बसपा वाला नेता का विधायकी का पेंशन नहीं मिलता, खत्म हो गया होता बात। एगो जो है यहाँ पर भाजपा वाला, तो वो तो इतना बड़ा परिवारवाद है कि पंचायती राज को भी नहीं छोड़ता है। भव, भाई, पिता, अपने सब पंचायती राज से लेके विधानसभा तक की मैंने जो राजनीति। भाजपा के अभी अशोक कुमार सिंह जी जी जी, उनका भवा भी है, सब कोई है, सारे लोग उसी में इन्वॉल्व रहे, एक के बाद एक बनते गए। उसके अलावा परिवारवाद में तो वो एक और उसका आयाम है, वो भ्रष्टाचार का रैकेट अपने भाई को मिलकर के यहाँ चलाते थे। जब विधायक थे, विधायक के पहले भी, चूंकि उनके भाई ही प्रमुख थे यहाँ के, तो वो तो करते आए। और जब देखे कि अब यहाँ अब नहीं कोई पद है, तो अपना दामाद डीएसपी को भी लेते आए। अच्छा, जो अभी ईडी वाले जिनको हाँ, पकड़ा गया है। हाँ हाँ, जो एनआईए, जो बने पूरे भारत राष्ट्र की जो सुरक्षा की एजेंसी, जो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण एजेंसी है, उसमें उनका जो है पता नहीं किस तरीके से पदस्थापन करा करके, ट्रांसफर करा के, अपने इलाके में लाके और अपनी देख रेख में ये पूरा करप्शन का रैकेट चला रहे थे, असूली का, रंगदारी का, ये के 47 रख दे, पकड़वा दे। तो ये जो आरोप लगाने वाले जो लोग हैं, कौन है? सम्राट चौधरी। और नितिन नवीन यहाँ का प्रभारी मंत्री जिले का, वो कौन है? जिस कॉलेज में पढ़ा वहां से 6 महीने में भाग कर करके अपने घर पे चला आया। और वो नितिन नवीन के पिता कौन थे? तो ये सब तो यहाँ भयंकर से भयंकर परिवारवादी है। हमने तो जमीन पे 15 वर्षों से निरंतर काम किया। हमने जब पढ़ाई किया तो हमारे कॉलेज के रिकॉर्ड अच्छे रहे, हमने जब नौकरी किया तो नौकरी के मेरे रिकॉर्ड अच्छे रहे, और 15 वर्षों से मैंने यहाँ निरंतर सक्रिय राजनीति करके सीखा। हमारे बाल यहीं धूप में पके, हमारे बाल जो है पटना के एयर कंडीशनर, दिल्ली के एयर कंडीशनर में नहीं पके। तो परिवारवाद का आरोप जो है, वो जो लगाने वाले लोग हैं, वो खुद उसी से ग्रसित है और वो बात को बरगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक मैं चूंकि आ रहा हूँ पटना से, तो रास्ते में बातचीत लोगों से होने लगी। एक आरोप अशोक सिंह पर ये लग रहा है, लोगों ने कहा कि वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आपके पास भी ऐसी सूचना है क्या? डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये तो अशोक सिंह सिर्फ अकेले नहीं, उसमें पूरी सरकार ही ये काम कर रही है। पूरी बिहार सरकार इसमें लगी हुई है। कल हमारे यहाँ शाम से लेकर रात के बीच में कई सारे हमारे कार्यकर्ताओं के घर पे सैकड़ों की संख्या में पुलिस गई है, छापेमारी की है डराने के लिए। बरामद क्या हुआ? कुछ नहीं। कल रात का बड़ा एक 4 बजे भोर का बड़ा एक इंटरेस्टिंग घटना है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने एक्टिव होकर करके एक टवेरा गाड़ी में 56 पेटी दारू पकड़वाया। तो दारू कहाँ चल रहा है, वो एक्टिव नहीं होता तो नहीं पकड़ाया होता। तो दारू कहाँ चल रहा है रोड पर, पुलिस को नहीं पता है, सारी चीज पता है, वो करवा रही है, ये काम करवा रही है, उसमें लिप्त है और खोज रहे हैं हमारे बेचारे कार्यकर्ताओं के घर में जाके। तो उनको डराने धमकाने की ही प्रक्रिया है ये। मिला कुछ नहीं, मिलेगा भी नहीं कुछ। सारे कार्यकर्ता जो हैं वो सोशलिस्ट बैकग्राउंड के हैं, वो तो लड़ने वाले लोग हैं। अशोक से भी व्यक्तिगत फोन कर करके या सामने आमने आकर करके लोगों को तरह तरह का डराना धमकाने के, देख ले भाई कदे भूखे, तो वो फिर अपना जो है, उसे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, आपकी लड़ाई यहाँ किससे है? जन समस्याओं से है। राजनीतिक रूप से जो है एनडीए जो है पिछले 15 वर्षों में हमारा नेक्स्ट फाइटर रहा है लगातार, 2009 के उपचुनाव से ही 10 के। तो स्वाभाविक है कि औसतन लड़ाई उसी की है। मैंने यहाँ तो 4 कैंडिडेट मुख्य रूप से हैं। आप हैं राजद के, फिर भाजपा के हो गए अशोक कुमार सिंह, फिर सुशील कुशवाहा हो गए, जनसुराज पार्टी एक नई आई है, फिर बसपा के हैं सतीश कुमार यादव। तो इन चारों में से मतलब आप सबसे निकटतम अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? देखिए, एनडीए जो है पिछले 15 वर्षों से सेकंड फाइटर ऑलमोस्ट रही है, कभी जीती भी है। तो स्वाभाविक है कि वही एक निकटतम प्रतिद्वंदी के तौर पे दिखता है। आई ई एगो पार्टी का नाम लिए जनसुराज जी, तो ये तो मीडिया का पार्टी है, तो जनता का पार्टी है नहीं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है इस रामगढ़ में। अच्छा, जनसुराज जमीन पर है ही नहीं, उसके पास एक वर्कर नहीं है। हम तो बोलते हैं प्रशांतो किशोर अपने जीवन में एक वर्कर पैदा किया होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, बतावे। बाकी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। प्रशांत किशोर व्यक्तिगत तौर पर एक कार्यकर्ता राजनीतिक पैदा किया होगा अपने जीवन में, तो भी मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। एक नहीं उसके पास। अच्छा, यहाँ जो आप लोगों से मिलते उलते हैं रामगढ़ में, तो आप क्या मतलब जात के आधार पर ही पोलराइजेशन होगा, धर्म के आधार पर होगा, कि काम के आधार पर लोग वोट देंगे? जातीय आधार पर राजनीति यहाँ बहुजन समाज पार्टी और एनडीए के लोग करते हैं जम के। बहुजन समाज पार्टी का तो जो जातीय समीकरण होती है उसी के दायरा के अनुरूप उसका वोट मिलता है। तो पिछली बार उपेंद्र जी वगैरह सब लोग थे साथ में, तो अपना उन्होंने एक समीकरण बनाया था जो ध्वस्त हो चुका है। तो उसकी एक सीमित जातीय दायरा है, उसी के आधार पर मैंने बोला कि वो अभी निकटतम प्रतिद्वंदी नहीं है हमारा।
अब रही बात ये भाजपा वालों का, तो ये देश का सबसे घनघोर जातिवादी पार्टी है। एक ही गांव में सरकार, बिहार सरकार में जो मंत्री हैं उनकी अपनी एक हैसियत होती है। एक गांव में प्रचार करने आता है तो 20 घर के टोले में जाता है अपना जात वाला देख करके, और दूसरा जो टोला है दूसरी जाति का, उसके लिए दूसरा मंत्री उसका जाता है वहां पर। तो इससे घनघोर जातिवादी राजनीति के लिए क्या पोलराइजेशन, तो वही कोशिश कर रहा है, भाई हम फलना जात के बानी, ऐसे फलना जात के मंत्री बानी, ऐसे फलना जात दे दे वोट एनडीए के। तो इसका सबसे व्यापक रूप दिख रहा है एनडीए के साथ। आपके इस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो आदर्श हुआ करती थी अभी नहीं है। अभी अभी बात हमारी हुई कि हीरोइन, शराब की तस्करी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित कुछ गुंडे यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, और शासन और प्रशासन उनके साथ खड़ा है, मेरे पास सबूत है, और उसको लेकर के हम लोगों ने भी सवाल भी उठाए हैं। तो एक तरह से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है। पुलिस दिन भर वसूली करती है, पशु वाला गाड़ी से वसूली करेगी, शराब के तस्करों से, उसके पीछे उसका सेफ्टी में उसके पीछे पीछे घूमेगी कि ये धरा ना जाए, ये पकड़ा ना जाए। तो उसके पीछे तो पॉलिटिशियन कोई होंगे, बिना पुलिस ऐसे कैसे कर सकते? नीतीश सरकार उसके पीछे खड़ी है, स्थानीय स्तर पर यहाँ के लोग खड़े हैं भाजपा वाले। नीतीश ने तो आपको एक बार गिरफ्तार भी कराया था। वो क्या गिरफ्तार कराएंगे, मैंने गिरफ्तारी दिया था। दलित समाज के लोग को लेके जा रहे थे, हमने बोला था हमको भी ले लो, छोड़ दो तो हमको भी ले लो। निर्दोष आदमी को पकड़े हुए थे। अंत में क्या हुआ, नीतीश सरकार 10-11 साल से केस चला रही है, एक बार कोई गवाही तक नहीं करने आता उसमें, क्योंकि जानता है कि क्या होगा उसमें अंत में। तो वह तो इस सरकार का अपना एक कार्यशैली थी। यहाँ पे आकर के डराने धमकाने का काम पहले भी लोग करते थे, तो हम लोग लड़ते हैं। अधिकारी पदाधिकारी अगर आएगा, डराएगा धमकाएगा गरीब गुरबा को, तो स्वाभाविक है कि हम सब उसको रजिस्ट करेंगे। उस समय रजिस्ट किए तो हम एक बार नहीं 2 बार गिरफ्तार किए गए। तो गिरफ्तार किए नहीं गए, मैं खड़ा होकर गिरफ्तारी दिया। जब केस हुआ तो मैंने पीठ नहीं दिखाया, जनता के सवाल को लेकर के। हाँ, जनता के सवाल को लेकर, बार किसान को लेकर के, एक बार दलित समाज के लोग लेकर, और सामने में मैंने खड़ा गिरफ्तारी दिया। मैंने ये नहीं इंतजार किया कि ये केस करेंगे और उसके बाद हमको खोजते हुए आएंगे और तब हम जेल जाएंगे। हालांकि अभी का अभी तुम केस भी ले लो और अजीत कुमार को भी ले लो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। कई लोगों ने अपने जीवन में शहादत दिया तो जाकर के देश का लोकतंत्र बचा हुआ है। तो अगर हम सब डर जाएंगे तो फिर यहाँ के आम लोग का क्या होगा। जनता के बीच, जनता नहीं, मैं सोशल मीडिया में पढ़ रहा था और एक अखबार में भी कहीं पढ़ा कि आपके भाई साहब जो एमपी हैं वो कह रहे हैं कि लाठी डंडा से पीटेंगे, क्या करेंगे? किसी को बोले नहीं है कि लाठी डंडा से पीटेंगे, लेकिन सरकार के लोग राजनैतिक पूर्वाग्रह से आवेंगे तो उनके साथ तो हमारा जो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई हो तो होगी ही ना। अगर आप अरे कह रहे हैं कि पिछले बार 3 जगह मारे थे, इस बार 300 जगह मारेंगे। 3 को 300 जगह की बात नहीं है। वह कार्यकर्ता स्तर पे जो वहां के लोगों ने पुलिस प्रशासन के बल पे झगड़ा करना चाहा, कार्यकर्ता को दबाना चाहा, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट किया उसको, और अभी भी हम तैयार हैं, रजिस्ट तो करेंगे। आप शासन बोले, अभी कल रात को हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ छापे पड़वाए, दारू कहाँ पकड़ाया, जिसकी सूचना हम लोगों ने दिया है। तो भाजपा वाले दारू यहाँ लेके घूम रहे हैं और दारू खोज रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल वाले के घर में। तो स्वाभाविक है कि आप ऐसे जब करेंगे तो प्रतिक्रिया तो कार्यकर्ता स्तर पे, आम जनता के स्तर पे तो होगा ही होगा। वो कौन, हम थोड़े कोई कह रहे हैं, तो प्रतिक्रिया तो हो सकती है कि होगी। उसमें उसको कोई किसी के नियंत्रण में तो है नहीं, न किसी के इशारे पे है। अगर किसी को आप सताएंगे तो प्रतिक्रिया करेगा। जीतने के बाद आप सबसे पहला एक काम बताइए जो करेंगे। सब कार्यालय में घूमेंगे पहले, सब दलाल को एकदम खदेड़ेंगे वहां से। हाँ, सारे सरकारी अधिकारियों पर एक मजबूत अंकुश। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब गुरबे जो हैं, मैंने देखा है 15 वर्षों में कि वह जाते हैं कार्यालयों में, उनको कोई बैठने की जगह नहीं होती है, उनसे कोई बात करने वाला नहीं होता है, उनके लिए कोई हेल्प डेस्क नहीं है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। मैंने देखा है ठंड के दिनों में ठिठुरते हुए, फटे हुए चादर के साथ लेटे हुए सरकारी कार्यालयों में लोगों को। ये सारे चीज को पहले मैं बंद कराऊंगा। जो गरीब होगा, गरीब होगा, सम्मान के साथ जो उसके काम होंगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को लेकर करके या फिर कोई अन्य चीजों को लेकर करके, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सम्मान के साथ उनका काम का निष्पादन त्वरित हो। यहाँ सबसे पहले मैं उसको ठीक करूंगा। उसके बाद एजुकेशन, शिक्षा, जितनी संस्थाएं हैं उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं विधायक, सबसे ज्यादा मैं समय वहां दूंगा। यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बहुत तेजी से लेके आगे बढ़ूंगा। आपको हम रामगढ़ से बाहर निकाल रहे हैं थोड़ा समय के लिए,
फिर एक बार ये चर्चा है कि नीतीश कुमार भाजपा छोड़ करके इंडिया के साथ आएंगे, आपको क्या लगता है? अब इसके ऊपर मेरा कोई आइडिया तो है नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ जो कुछ लोग लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि वो हैबिचुअल अब हो गए हैं अल्टी पल्टी करने का। अच्छा। और उनको लेकर के कभी इधर कभी उधर, उनका हमको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो स्व नियंत्रण में इस समय नहीं है। अदरवाइज कोई पॉलिटिशियन इस तरह से नहीं करता है। स्व नियंत्रण क्या होता है? आप जो सोचते हो और नियंत्रित तरीके से सोचते हो, आपका मूड स्विंग जो है हर 2 महीना 4 महीना पे अगर हो रहा है, तो कहाँ से आपको अपने ऊपर नियंत्रण रह गया? ऐसे तो नहीं थे कभी वो। तो लगता तो है कि नहीं बीमार हैं। अरे ऐसे नहीं थे, फिर भी आप उनके साथ थे कुछ समय के लिए। हम लोग तो स्वाभाविक है कि समाजवादी, वो आपके गार्जियन के रूप में भी रहे हैं। समाजवादी धड़ा के हैं, हम तो पहले भी बोल चुके हैं, रहे हैं। तो हम सबका मोह माया तो रहता ही है, एक कि नहीं किसी तरीके से। हमारे बिछड़े हुए वो ये हैं, साथी हैं समाजवादी आंदोलन के, तो उनकी जब रक्षा सुरक्षा की बात आती है तो हम सब अपना आड़ छा देते हैं। ये तो लालू प्रसाद जी का ये स्वभाव रहा है शुरू से। अब उनका दिल बहुत बड़ा रहा है, विशाल रहा है हृदय, अब उस पर हम लोग क्या कहेंगे? बाकी ऐसी कोई हमारी कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय विशाल रहा है, छोटा भाई समझ कर करके उनको अपना दे देते हैं बस। चलिए, ये अजीत कुमार सिंह का इंटरव्यू था, कैसा लगा आपको ये जरूर बताइएगा कमेंट में। और अभी समाप्त कर रहे हैं हम, फिर हम आगे मिलेंगे। नमस्कार।